अभी आज ना हम अकाउंट्स और मैथ्स का ही लेते हैं, क्योंकि कल अकाउंट्स का ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे हम, ठीक है ना। तो आज अकाउंट्स और मैथ्स से शुरू करते हैं, इको का कल रखेंगे फिर। चलो, तो हम बात करते हैं अकाउंट्स में। हमने चैप्टर की बात की थी जिसका नाम था नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती। प्रॉफिट तो कमाएगी, बस उस प्रॉफिट को यूज कैसे करना है, यूज कहाँ करना है, इसके ऊपर इनके लिए रेस्ट्रिक्शन होती है। ठीक, ये अपना प्रॉफिट ऐसे घर नहीं ले जा सकते, ऐसे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। इनका जो प्रॉफिट होगा वो भी उसी एनजीओ के फेवर में होगा, उसी एनजीओ की एक्टिविटीज के लिए प्रॉफिट यूज किया जाएगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लिखना कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, these are those organizations these are those organizations these are those organizations which are created for which are created for the social welfare of the people, which are created for social welfare of the people, full stop. There is no restriction, there is no restriction on earning profits, on earning profits, but restriction on using such profits, restriction on using such profits। तो हमने यहाँ पर क्या बात की, कहता है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सोशल वेलफेयर के लिए बनी है। प्रॉफिट कमाने से इनको मना नहीं किया जाता, बट प्रॉफिट को यूज करने पे इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि आप प्रॉफिट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो पहले अंडरलाइन कर दो सोशल वेलफेयर को, सोशल वेलफेयर को, फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन यूजिंग सच प्रॉफिट्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूजिंग सच प्रॉफिट्स। ठीक, तो यूज करने पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। ठीक है, चलो फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन डालना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कहते हैं अब एनपीओ में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, यानी कि अगर जैसे नॉर्मली हम बात करें, जैसे तुम फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, वो फाइनल अकाउंट्स किसका होता है, सोल प्रोप्राइटर्स का। यानी कि कोई अगर इंडिविजुअल बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसका, उसकी अगर फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो उसका फाइनल अकाउंट बनेगा ट्रेडिंग पीएनएल में। अगर कोई पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता है, बैलेंस शीट बन जाती है। ठीक है ना, तो ऐसे ही एनपीओ के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, यानी कि कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है ना, अगर ना फाइनल अकाउंट्स की, एक चीज समझना, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। फाइनल अकाउंट सम का मतलब क्या है कि आपने पूरे साल अपना करना, आपने पूरे साल अपना बिजनेस, साल के एंड में आप अपने अकाउंट्स को फाइनल कर रहे हो, फाइनलाइज कर रहे हो कि आपने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। ठीक, प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, कितने कैश, कितने की लायबिलिटीज है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनल अकाउंट्स कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है ना, तो फाइनल अकाउंट्स ना कौन कौन जैसे बनाएगा, ये करना है सोल प्रोप्राइटर, यानी कि अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में है, पार्टनरशिप फर्म भी क्या करेगी, फाइनल अकाउंट्स बनाएगी, पार्टनरशिप फर्म की भी फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। इसके अलावा एलएलपी अगर है, एलएलपी समझते हो ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके भी फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। इसके अलावा अगर कोई एनपीओ है वो भी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगा, क्योंकि एनपीओ का मतलब ये नहीं हो गया कि आप अपनी अकाउंटिंग ही मत करो, अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी, तभी तो दुनिया को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। ठीक है ना, सोच के देखो, अगर तुमने एनजीओ खोल दिया, तुम कोई अकाउंट्स ही नहीं बना रहे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम कितना भला कर रहे हो, लोगों का कितना खर्चा कहाँ पर कर रहे हो। ठीक, तो इसीलिए फाइनल अकाउंट्स एनपीओ के भी बनेंगे, एनजीओ के भी बनेंगे। और फाइनल अकाउंट्स किसके बनते हैं, कंपनीज के भी बनते हैं। ठीक, फाइनल अकाउंट्स किसके बनेंगे, कंपनीज के भी बनेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, और एक और वैसे मैं ऐड कर दूं, हालांकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही होता है, बट स्टिल मैं एक और ऐड कर दूं, वो सिंगल एंट्री वाले, सिंगल एंट्री सिस्टम। जो मैंने याद है लास्ट में बताया था, वो मोमोज की स्टॉल वाले होते हैं जो कोई अकाउंटिंग नहीं करते, रिकॉर्ड्स नहीं बनाते, तो उनके भी हमें फाइनल अकाउंट बनाने। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग, ये फाइनल अकाउंट बनाना हमारे कोर्स में है, पार्टनरशिप के बनाना हमारे कोर्स में है, फाउंडेशन के कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एलएलपी के हमें यहाँ पर नहीं सिखाए जाएंगे फाउंडेशन में, एनपीओ के होंगे, सिंगल एंट्री के होंगे, कंपनी के नहीं होंगे।
ठीक। सर हमने तो पढ़ा था कंपनी अकाउंट्स है हमारे कोर्स में, कंपनी अकाउंट्स है बट कंपनी के फाइनल अकाउंट्स नहीं है। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स आपको इंटर लेवल पे सिखाया जाता है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेयर्स को इशू करना, डिबेंचर्स को इशू करना, रिडीम करना डिबेंचर्स को, रिडीम करना प्रेफरेंस शेयर्स को, वो सारी चीजें सिखाई जाती है, ना कि आपको इशू से वो फाइनल अकाउंट सिखाए जाते हैं। ठीक, तो ये 4 में फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखने हैं। तो इन अगर मैं बात करूं एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स, तो एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेंगे, तो लिखना फॉर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, फॉर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, कॉमा these NPOs prepare transparency, comma these NPOs prepare proper books of accounts in which these NPOs prepare proper books of accounts in which two main accounts are prepared, in which two main accounts are prepared। दो अकाउंट्स बनते हैं यहां पर, कौन कौन से, एक आपका बनेगा रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट, एक आपका बनेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये दो अकाउंट हमें बनाने होते हैं, एक होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हालांकि इसके अलावा बैलेंस शीट भी बनती है, बट बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, तो इसलिए बैलेंस शीट हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक, तो ऊपर वाली लाइन में जहां पर टू मेन अकाउंट्स लिखा है उस टू मेन अकाउंट्स को अंडरलाइन कर दो, टू मेन अकाउंट्स को अंडरलाइन कर दो। ठीक, तो ये दो अकाउंट्स रहेंगे, रिसीट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, पता है कि बेसिस ऑफ अकाउंट क्या क्या, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब आप जो अकाउंटिंग करते हो वो किस बेसिस पे, 11, चलो आई नो तुम्हें पता है बट तुम्हें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से समझ नहीं आ रहा। दो टाइप के बेसिस होते हैं, या तो आप अपनी अकाउंटिंग करोगे कैश बेसिस पे, या आप अपनी अकाउंटिंग करोगे अक्रूवल बेसिस पे। बिल्कुल, तो दो चीजों पे बेसिस होता है, दो चीजों का बेसिस होता है, कैश बेसिस होता है, एक अक्रूवल बेसिस होता है। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, कैश बेसिस का मतलब होता है कि अगर आपने किसी को कोई पेमेंट करी, मान लो मैंने किसी बंदे को कोई पेमेंट करी, और वो पेमेंट मैं किस लिए कर रहा हूँ, 4 साल बाद उससे मैं कुछ खरीदने वाला हूँ। ठीक, 4 साल बाद उससे मैं कुछ खरीदने वाला हूं, लेकिन मैंने पेमेंट इसी साल कर दी, तो मैं उसको इसी साल दिखा दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं कैश बेसिस मान रहा हूं, तो जिस टाइम पे आपका कैश गया उस टाइम पे आपको एंट्री पास कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर अक्रूवल बेसिस की बात करूं, तो अगर मैंने इस साल पेमेंट करी और मैं उससे सामान कब खरीदूंगा, 4 साल बाद, तो मैं उसको प्रीपेड करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा हूँ। तो जिस साल का खर्चा उसी साल रिकॉर्ड होगा, तो अगर वो 4 साल बाद का खर्चा है तो खर्चा 4 साल बाद ही डलेगा। अभी तो मैं क्या करूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी से उसको क्या दिखा दूंगा, एक टाइप से प्रीपेड दिखा दूंगा कि बस मैंने पैसे दे दिए, खर्चा तो 4 साल बाद हो। बात समझ आ रही है। तो ये होता है कैश और अप्रूवल बेसिस का फर्क। तो ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये ऑलमोस्ट तुम्हारे कैश अकाउंट के बराबर है। इसको हम किस पे बनाते हैं, कैश बेसिस पे बनाते हैं, यानी कि जो भी रिसीट्स आई मतलब जो भी पैसा आया और जो भी पैसा गया वो दोनों के दोनों यहाँ पे लिए। ठीक, और यहाँ पर जो हम कैश की बात करें, यहाँ पर सिर्फ कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं हो गया, यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ, कहता है कि यहाँ पर कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं हुआ, बैंक भी इंक्लूड हो जाता है। जब हम कैश वर्ड यूज करते हैं तो कैश के साथ साथ बैंक भी आ गया, यानी कि अगर बैंक से पेमेंट हुई तो बैंक भी इसी में आ जाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है ना। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें, तो ये ऑलमोस्ट आपका P&L अकाउंट के जैसा है, जो किस पे बनता है, अक्रूवल पे बनता है, अक्रूवल बेसिस पे। यानी कि अगर जो इस साल के खर्चे हैं सिर्फ वही आएंगे और किसी साल के खर्चे इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अगर अगले साल का कोई खर्चा पे पहले कर दिया तो वो इसमें मत दिखाना। ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ करंट ईयर के खर्चों को रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेगा, करंट ईयर के खर्चों। बात समझ आ रही है। तो ये अब हेडिंग डालना फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स। अब हम बात करते हैं दोनों अकाउंट्स के फॉर्मेट्स की, कि फॉर्मेट कैसा होगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट।
ज्यादा लाइन, 5-6 लाइनें बहुत है आई थिंक। तो हम से कैश अकाउंट की बात करूं, जब कैश बढ़ता है यानी कि जब कैश आएगा, जब कैश बढ़ेगा तो वो डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। अगर कैश बढ़ रहा है तो मतलब क्या होगा? डेबिट। तो कैश बढ़ने का मतलब क्या हुआ? आपके पास क्या आ रही है? रिसीट्स आ रही है। तो रिसीट्स आ रही है तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? रिसीट्स। इधर हो गया अमाउंट, और इधर क्रेडिट साइड में क्या आ जाएंगी? पेमेंट्स आ जाएंगी, इधर आ गया अमाउंट। ठीक। सबसे पहले यहां क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग कैश या फिर ओपनिंग बैंक। कैश का बैलेंस आ जाएगा या फिर बैंक का बैलेंस आ जाएगा, दोनों में से जो भी होगा, ओपनिंग कैश या ओपनिंग बैंक आ जाएगा। ठीक, ये हो गया ओपनिंग कैश या ओपनिंग बैंक। ठीक, दूसरी बात करें, जितने भी पैसे आए पूरे साल में वो सब डेबिट हो जाएंगे टू ऑल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, और चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। क्योंकि हम यहाँ पर कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट में जितना भी पैसा आया वो लिख देना, क्योंकि पैसा तो आ गया ना हमारे पास, चाहे वो अगले साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो किसी भी साल का हो, तो कैश अकाउंट में तो हमें दिखाना ही होगा क्योंकि हमारे पास पैसा आ चुका है। बात समझ आ रही है? ठीक, तो ये आ जाएगी जितनी भी रिसीट्स आई वो सारी। फिर इधर आएगा बाय ऑल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पूरे साल में हमने जितनी भी पेमेंट्स करी वो सारी इधर आ जाएंगी, चाहे वो ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, तो वही सारी की सारी पेमेंट्स आ जाएंगी, चाहे हमने पिछले साल के लिए, अगले साल के लिए या करंट ईयर के लिए, किसी भी ईयर के लिए पे किया हो, पेमेंट तो गई ना, तो वो भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद एंड में आएगा बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैश एंड बैंक। क्लोजिंग कैश एंड बैंक, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे किसका? कैश और बैंक का। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा किसका? कैश और बैंक का। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या आ गया? क्लोजिंग कैश और बैंक आ गया, और ये हो जाएगा इन सब का टोटल। ठीक है ना? दोनों साइड का क्या हो जाएगा? टोटल। क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ही बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, इसलिए मैंने किसी आगे भी बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा। एक चीज बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, या तो क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस, या बीच में कोई एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एक क्या निकल आएगी? हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। ठीक, तो ये हमारा किसका हो गया? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ब्रैकेट में हालांकि हम ऊपर लिख चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पर भी लिख सकते हो कैश बेसिस। ठीक है ना? ये हमारा किसके ऊपर बनेगा? कैश बेसिस पे बनता है। ये हमारा किस पे बनता है? कैश बेसिस पे बनता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया कैश बेसिस। तो ये पहला फॉर्मेट हो गया किसका? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। अब हम दूसरी बात करते हैं किसकी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा किस पे बनता है? ये हमारा बनता है अक्रूवल बेसिस पे एंड रिलेटेड टू करंट ईयर। किससे रिलेटेड है? सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है, यानी कि ये किससे रहेगा? करंट ईयर से रिलेटेड रहेगा। तो रिलेटेड टू क्या हो गया? करंट ईयर। अब हम नॉर्मली बात करें पीएनएल की। पीएनएल में बताओ एक्सपेंसेस और इनकम किस साइड आते हैं? एक्सपेंसेस किधर आते हैं? डेबिट साइड, और इनकम किधर आती है? क्रेडिट साइड। ठीक, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इनकम अमाउंट एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर और अमाउंट। इनकम अमाउंट एक्सपेंडिचर अमाउंट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी हो गई क्रेडिट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट की। अब हम बात करें इसमें क्या होगा? इनकम के में यहां आएगा बाय ऑल इनकम्स, बाय ऑल इनकम्स रिलेटेड टू करंट ईयर। बाय ऑल इनकम्स रिलेटेड टू ईयर, तो क्या कहता है? करंट ईयर से रिलेटेड जो इनकम है ना, वो जैसे मान लो एक एग्जांपल
हूँ, मान लो तुम क्या हुआ, तुम मेरे पास पढ़ने आए, तुमने मुझे फाउंडेशन की फीस दी, साथ साथ ही बोला सर ये लो इंटर की भी फीस और ये पकड़ो फाइनल की भी फीस। ठीक, तुमने मुझे क्या किया, फाउंडेशन के तो दे ही दिए, साथ में इंटर के भी दे दिए, साथ में फाइनल के भी दे दिए। मान लो ऐसे करके तुमने मुझे 1.5 लाख रुपए दे दिए। ठीक, 1.5 लाख रुपए में तुमने बोला सर तीनों लेवल की फीस ले लो, फाउंडेशन इंटर फाइनल। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उसमें से ना जो फाउंडेशन की फीस है, क्योंकि फाउंडेशन हम इस साल में पढ़ रहे हैं, तो फाउंडेशन की फीस तो इस अकाउंट में डालूंगा, बाकी जो भी फीस है वो सारी की सारी आपकी किस में डालूंगा, बाकी उसमें प्री रिसीव्ड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में दिखा दूंगा। तो वो मेरी क्या दिखेगी, वो मेरी लाइबिलिटी में दिखेगी। क्यों, क्योंकि मेरे सर पे यार तुम्हारी मैंने फीस ले ली और तुम्हें अभी तक पढ़ा, तो वो मेरे लिए क्या बन जाती है, एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में जो मैंने इनकम कमा ली ना, करंट ईयर में मैंने जितना पढ़ा दिया, मैं सिर्फ उतने की फीस दूंगा। ठीक, या फिर मान लो कोई बच्चा मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में बीकॉम पढ़ने आता है, बीकॉम बीकॉम पता है, मतलब ग्रेजुएशन वाला कोर्स पता है ना, 3 साल की बीकॉम होती है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास आया, उसने मुझे 3 साल की फीस दे दी, कहता ये सर 3 साल की फीस है, मैं तो 6 सेमेस्टर आपसे ही पढ़ूँ। तो मैं क्या करूंगा, उसमें से 1 साल की फर्स्ट ईयर की फीस इनकम में दिखाऊंगा, बाकी 2 ईयर की फीस किस में दिखा दूंगा, एडवांस में। बात समझ आ रही है? तो जब भी कोई एडवांस में पैसे दे देता है तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपने पैसे ले लिए और अभी तक सर्विसेज नहीं दी। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ किसमें, भले ही आपको रिसीव हो गई या नहीं, नहीं कैश वाले में तो पूरा कैश जितना भी आया ना वो दिखाएंगे, क्योंकि मेरा बैंक तो बढ़ ही गया ना। अगर मेरे बैंक में तुमने 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिए तो मेरे बैंक में तो 1.5 लाख बढ़ गए ना, तो हम कैश अकाउंट में जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डाला उसमें हम कितना डालेंगे, पूरा 1.5 लाख डालेंगे। और अगर कम ये जो एनजीओ है अगर वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा ना, अगर उसने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया तो फिर यहाँ पर वो पूरी इनकम दिखा देगा, जितनी भी उसकी इनकम, मतलब जितना भी तुमने पैसा दिया, अगर 1.5 लाख दिया तो पूरे 1.5 लाख दे देगा, क्योंकि वो क्या फॉलो कर रहा है फिर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि जितना कैश आ गया उतनी इनकम हो गई, जितना कैश गया उतने खर्च हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 2 साल बाद की फीस हो, चाहे वो 2 साल पहले की फीस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आया तो इनकम। बात समझ आ रही है? अगर हाँ, अगर कैश बेसिस फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पर अक्रूवल बेसिस ही फॉलो होता है, तुम्हें क्वेश्चन में अक्रूवल बेसिस ही दिखेगा, तो हमें यही वाला तरीका। बात समझ आ रही है? कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पर हम रिसीव्ड और नॉट, मान लो मैंने तुम्हारे फाउंडेशन का कोर्स खत्म करा दिया, तुमने मुझे फीस नहीं दी, मुझे पता है फीस आ जाएगी, ठीक है ना, मुझे पता है फीस आ जाएगी, बट मैंने अपनी तरफ से सर्विसेज पूरी कर दी, मैंने अपनी तरफ से सर्विसेज पूरी कर दी, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें सर्विसेज दे दी, अब फीस आनी है बस। फीस आज नहीं तो कल या तो अगले साल कभी तो आ ही जाएगी, तो मैं तुम्हें अपना डेटर बना लूंगा और अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर, क्योंकि मैंने सर्विसेज दे दी। अगर मैंने तुम्हें ये चेयर बेची तो चेयर तुम ले गए, पैसे उधार पे बेची वो अलग बात है, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें अपना डेटर बना लूंगा और इस चेयर को सेल दिखा दूंगा, मैं अपनी इनकम में रिकॉर्ड कर। बात समझ आ रही है? तो ये हमारी क्या होती है, हुई चाहे ना। डेबिट साइड में क्या आएंगे, टू ऑल एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू, बिल्कुल रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। कहता है रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, यानी कि चाहे वो पे हुए हो या पे ना हुए हो, सेम बात वही आती है। मान लो मैंने एक जगह रेंट पे ली, मैंने 2 साल का रेंट पे कर दिया, एक साथ मैंने 2 साल का रेंट पे किया, तो लेकिन मैं एक्सपेंसेस में क्या दिखाऊंगा, सिर्फ करंट ईयर का रेंट। जो अगले साल का रेंट दिया उसको मैं प्रीपेड दिखाऊंगा, उसको मैं क्या दिखाऊंगा, प्रीपेड। ठीक है ना, वो हमारा क्या रहेगा, प्रीपेड रेंट रहेगा, तो वो उसको हम प्रीपेड दिखा देंगे और वो मेरा एसेट में दिखेगा। बिल्कुल ठीक, वो किस में दिखेगा, एसेट में, क्योंकि मैंने पैसा दे दिया, सर्विसेज अभी लेनी है तो मुझे मिलना है, तो इसलिए मेरा क्या है, एसेट। बात समझ आ रही है? कोई डाउट? क्लियर और नो? अब हमने पढ़ा है कि इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो अगर इधर बैलेंस बच रहा है तो क्या होगा, और इधर बैलेंस बच रहा है तो क्या होगा, क्या लिखते हैं अगर इधर बैलेंस बच रहा है, अगर इधर डेबिट साइड में। हाँ जी, और कोई पी एंड एल अकाउंट है, एग्जैक्ट। क्या लिखते हैं हम, अगर इधर बैलेंस बचा, डेबिट साइड में बैलेंस बचा, तो यानी कि हमारी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है। अगर मैं इनकम ज्यादा कमा रहा हूं, खर्चे कम हो रहे हैं, तो डिफरेंस मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक, और अगर मेरे खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बट एनजीओ जो है ना, एनजीओ प्रॉफिट या लॉस टर्म यूज नहीं करता। एनपीओ जो होते हैं वो प्रॉफिट या लॉस यूज ना करके वो क्या यूज करेंगे, अगर इधर बैलेंस बच रहा है तो इसको वो सरप्लस, और अगर इधर बैलेंस बच रहा है तो यहां पर यूज करेंगे डेफिसिट। यहां क्या यूज करेंगे, डेफिसिट। समझ आ रही है? तो ये होगा हमारा इनकम और सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है ना।
ये हमारा क्या रहेगा, सरप्लस और डेफिसिट रहेगा। इस तरीके से हमारा अकाउंट बनेगा। वो बैलेंस शीट में आता है, बिल्कुल। प्रीपेड या जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो सब चीजें किस में आएगी, बैलेंस शीट में, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी या एसेट होती है और वो बैलेंस शीट में दिखेगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेंगे, एक्सपेंसेस या इनकम। हाँ मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने तो ऑल एक्सपेंडिचर लिख दिया, क्वेश्चन में तुम्हें एक्सपेंडिचर की लिस्ट मिलेगी, तो वो लिस्ट देखनी होगी कि तुम्हें कौन कौन सा खर्चा है। ठीक, चलो काम करते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो फॉर्मेट के ऊपर, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मेट बनाना है हमें, मतलब फॉर्मेट बनाना सीखना है हमें, वो फॉर्मेट बना लेते हैं। ये क्वेश्चन एनपीओ क्या है, ये देखो, ये कुछ मेरे क्वेश्चंस है, ये मैंने खुद अपने डाले हुए हैं, ये तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं है, तो हम इससे पढ़ते हैं, फिर तुम्हारा मॉड्यूल होमवर्क में देता हूं मैं, ठीक है ना। ऐसे ही मैं अपने क्वेश्चंस उठाऊंगा, तो अपने खुद के क्वेश्चन रहेंगे, वहां से पढ़ेंगे और तुम्हें मॉड्यूल होमवर्क में करना होगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या बनाना है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो इतना छोटा नहीं बनेगा, ठीक है ना, इतना छोटा नहीं बनेगा, ऑब्वियसली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बड़ा बनेगा। यहाँ लिख दो क्वेश्चन नंबर 1 और इसके ब्रैकेट में लिख देना पीडीएफ, ताकि तुम्हें पता रहे कि कौन से किसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। मैं इसका प्रिंट दे दूंगा तुम्हें, बट अभी के लिए पीडीएफ लिख दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें, सर एग्जाम में पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाना जरूरी है क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। एग्जाम 3 दिन का होगा तुम्हारा, शुरू शुरू के 1-2 क्वेश्चन में तो अच्छे से फॉर्मेट बना देना, उसके बाद तुम्हें लगेगी टाइम बहुत है, तो कोर्स कैसे बड़े बड़े पूरे प्रॉपर फॉर्मेट सारी लाइनें खींच के यहाँ पर एक्सपेंसेस, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, ऐसे इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक टी शेप बनाओगे, उसमें लिखना शुरू कर दोगे, चले। ठीक, यहाँ पर आईसीए जो है ना, फाउंडेशन, तुम लोग मैच्योर हो, तुम्हें कोई ऐसे लाइनें खींचनी आती है नहीं आती, उस पर ध्यान नहीं देता। जो 11th-12th में प्रॉपर तुम फॉर्मेट बना के आते हो, जैसे जनरल एंट्री पास करते हो, जनरल एंट्री 11th-12th में कैसे किया, वो बॉक्स बना के डेबिट का एक कॉलम, क्रेडिट का एक कॉलम, वो एलएफ लिखते थे, लेजर फोलियो, वो सब यहाँ पर कोई लिख नहीं है। अगर तुम्हें जनरल एंट्री भी पास करनी है, बिना सिंगल लाइन खींचे तुम पास कर सकते हो। ठीक, बिल्कुल सीधा सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेट्स से दीपक अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट लिख दिया 20, 2000, 2000, बस खत्म है। कोई लाइनें खींचने की जरूरत नहीं है, कोई एलएफ का कॉलम, कुछ नहीं, इतना समझोगे इनफ। ठीक, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नॉलेज। ठीक, ऐसा भी ना हो कि नॉलेज दिखाने के चक्कर में बिल्कुल ही खिचड़ी मचाया हो, खिचड़ी नहीं मचनी चाहिए, इतना दिखना चाहिए कि तुमने एंट्री पास किया। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्रेडिट वाला 2000 पीसी के नीचे लिख दो, तो गलत है। आपको डेबिट क्रेडिट को थोड़ा आगे पीछे लिखना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, टू वाली चीज थोड़ी आगे से ही शुरू होती है, तो आगे से शुरू होगी, तो वो सिर्फ चीजें बस ध्यान देनी है, बाकी लाइनें वाइनें खींचने की इतनी जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाया, अगर तुम सीधा बस इतना बना देते ना, तो मैं इसमें भी एंट्रीज लिखना शुरू कर देता कि यहाँ पर टू ऑल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर टू ऑल इनकम्स। बट ये कब करना, शुरू से ही मत करना, 1-2 क्वेश्चन में तो थोड़ा सा सही से कर देना, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर कर देना, चलते रहे, ठीक, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं काटते। चलो अब हम बात करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस की, एक एक करके करना शुरू करते हैं। कहता है सबसे पहले क्या कहता है, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग ₹80,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, 3,80,000। मतलब क्या हुआ, मुझे 3,80,000 की फीस मिली, जिसमें से 80,000 तो ऐसे थे जो पिछले साल के थे, तो क्या वो मेरी करंट ईयर की इनकम है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो पिछले साल की इनकम है। अगर वो पिछले साल की इनकम है तो मैं करंट ईयर की इनकम में नहीं दिखाऊंगा। ठीक, तो यानी क्या लिखूंगा, बाय फीस कलेक्टेड, किधर, इनर कॉलम में लिखूंगा 3,80,000, इसमें से माइनस कर दूंगा रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर कितना, 80,000।
नहीं दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रैकेट में आपको वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा सारी चीजें नहीं लिख सकते, ठीक है ना। कुछ कुछ जगहों पे आप छोड़ सकते हो जो बिल्कुल प्राइमा फेसिया दिख जाए, बट ये चीजें आपको दिखानी पड़ेगी, यही आपकी नॉलेज वहां पर शो करेगी। आपने ऐसे माइनस करके दिखाया तो उसको साफ साफ दिखेगा कि भाई बच्चे को पता है कि प्रीवियस ईयर का, इसलिए माइनस कर, सीधा 3 लाख ऐसे माइनस करके लिख दोगे तो उसको समझ, उसको ये तो दिख जाएगा 3 लाख लिखा है तुमने, आंसर सही है, बट कैसे लिखा वो नहीं समझ आएगा। तो वो नॉलेज हमें दिखानी पड़ेगी उसको थोड़ा सा। ठीक, अब मैंने बाहर नहीं लिखा आउटर कॉलम में, क्यों? क्योंकि एक और एडजस्टमेंट इसके ऊपर, कहता है फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपए, मतलब करंट ईयर की फीस है जो 10,000 रुपए, वो अभी तक मिली नहीं है। तो हमें मिली कितनी थी? 3,80,000, उसमें से 80,000 तो पिछले साल की थी, तो इस साल की मिली कितनी? 10,000, 3 लाख। और इस साल के 10,000 ऐसे हैं जो मेरे है तो इसी साल के, बट मिले नहीं, तो कोई बात नहीं, है तो इसी साल के ना, तो वो हमारी क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फीस या आउटस्टैंडिंग इनकम, कुछ भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग फीस या आउटस्टैंडिंग इनकम। ये कितना आ गया टोटल? 3,00,000। ये टोटल हमारा कितना आ गया? 3,10,000। ठीक, 3,10,000 हमारा ये होगा। ठीक, अब सैलरी पेड, सैलरी पे करी तो ये हमारे लिए क्या है? खर्चा। टोटल कितने की सैलरी पे की? 28,000 की, जिसमें से 3,000 क्या है? पिछले साल की। तो वो फिर सेम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और अगला पॉइंट भी देख लो एक बारी में, सैलरी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की कितनी? 1,000, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहां लिखेंगे टू सैलरी पेड 28,000, इसमें से माइनस करेंगे रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 3,000, और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपए। तो ये कितना आ गया? 26,000। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा? 26,000। दो इम्पैक्ट जाना है इसके। क्या हुआ? इस साल का खर्चा है, तो खर्चा है तो एक्सपेंस भी आएगा, और क्योंकि मिला नहीं तो हमारी क्या बनेगी? लायबिलिटी भी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो हमने पे नहीं किया तो लायबिलिटी भी बनेगी। क्यों? क्योंकि एक तो खर्चा तो हो ही गया, तो खर्चे में प्लस होगा, और ऊपर क्या दूसरा क्या होगा? बैलेंस शीट में भी जाएगा। अगर यहां पर ना, यहां सैलरी पेड वर्ड की जगह ऐसे लिखा होता करंट ईयर सैलरी, तो फिर मैं ऐड नहीं करता, क्योंकि यहां पर सिर्फ उसने वर्ड लिखा है सैलरी पेड, यानी कि जितनी हमने पे करी सिर्फ वो वर्ड लिखा है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए दोनों जगह जाएगा, एक तो एक्सपेंसिव साइड में जाएगा और एक बैलेंस शीट में जाएगा, डबल इफेक्ट होता है ना। तो इसकी क्या पास करेंगे? मतलब पी एंड एल बोलो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो दो इंपैक्ट जाएंगे, सैलरी से सैलरी कट गया, पी एंड एल डेबिट हो गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में चल गई। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। अब बाकी तो नॉर्मल है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस डाल दो 3,000 रुपए के, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा डेबिट साइड में आ जाएगा। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। ये सब आउटर कॉलम में लिखना है। अच्छा तुम्हारा वो सैलरी वाला हो गया, देख लो 26 आएगा, हाँ 26,000। ठीक है, अब इसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये चारों के चारों एज इट इज लिख दो, नाम और अमाउंट, और आउटर कॉलम में लिख देना बाहर वाले कॉलम में, क्योंकि ये सारे तो नॉर्मल लिखे जाएंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये चार लिख दो, फिफ्थ पॉइंट पे रुक जाओ, ये नेक्स्ट में बताओ। हो गए चारों? ठीक, इनको सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते थे, इनर कॉलम में लिख के दिखाने की भी जरूरत नहीं होती। मतलब हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ लिखेंगे टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितने के हैं? 3,000, 3,000 लिख दिया इधर। फिर टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के थे? 12,000, तो सीधा लिख दो 12,000। टू मीटिंग एक्सपेंसेस
ये भी कितने के हैं, 18,000, तो 18,000 और 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने के, 6,000 के, तो ये आ गया 6,000, ठीक है ना, इस तरीके से डायरेक्ट बाहर निकल। अब देखना नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, जिसमें से 19,000 की क्या है, बुक्स हैं, और 10,000 के क्या रहे होंगे, फिर पीरियोडिकल्स रहे होंगे। 19,000 की बुक्स हैं, 10,000 के क्या बचे होंगे, पीरियोडिकल्स बचे होंगे। तो कहता है जो बुक्स होती है ना, ये हमारी असेट होते हैं, बट पीरियोडिकल्स हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। पीरियोडिकल जैसे वो मैगजीन वगैरह, ठीक, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इन सबको बोलता है पीरियोडिकल्स। तो क्या होता है, बुक्स जो होती है ना, आपने कोई नोवेल खरीदा, वो मान लो आपने 10,000 के नॉवेल्स खरीदे और आपने अपनी लाइब्रेरी में रख दिए, क्या वो 2 महीने में हटा दोगे, नहीं, वो तो लंबे टाइम चलेंगे ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलेंगे लंबे। लेकिन अगर न्यूज़पेपर है, आज का न्यूज़पेपर खरीदा या कोई मैगजीन खरीदी, वो कितने दिन चला लोगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर वो पुरानी हो जाएगी। तो पीरियोडिकल जो होते हैं वो 1 साल से कम के लिए होते हैं, इसीलिए उसको हम एक्सपेंस मान लेते हैं। और बुक्स जो होती है वो आपकी लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट देने वाली है, इसलिए वो हम आपको उसको हम क्या मान लेते हैं, असेट मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ हम बुक्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ किसको दिखाएंगे, पीरियोडिकल्स, क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं, खर्चे दिखा रहे हैं, ठीक। तो एक्सपेंसेस में सिर्फ क्या आएंगे, पीरियोडिकल्स, कितने के, 10,000 रुपए के। तो यहां लिख देंगे 2 पीरियोडिकल्स 29,000 माइनस 19,000 कितना हो गया, 10,000, कितना, 10,000। बात समझ आ रही है, कोई डाउट, पक्का। नेक्स्ट बाकी सब वही सेम है, रेंट सेम है, पोस्टेज टेलीग्राम ये भी ऐसे ही आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये तीनों हम क्या करेंगे ऐसे, ठीक है। रेंट 10,000, पेड है, पेड, अगर कुछ नहीं लिखा तो पेड है। 2 रेंट 10,000, रेंट हो गया 10,000 का। पोस्टेज टेलीग्राम टेलीफोन 15,000, पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन 15,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, 4,000 की हमारी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई, ठीक। डोनेशन रिसीव हुआ है 20,000। अब एक बात समझना, मैं आगे जाके लिखवाऊंगा, बट स्टिल यहाँ पर आया है पॉइंट, थोड़ा सा बता देता हूँ। जो होते हैं उनकी मेजर इनकम किससे आती है, डोनेशन से आती है। लेकिन डोनेशन ना 2 टाइप के होते हैं, एक डोनेशन होती है इनकम, एक डोनेशन होती है लाइबिलिटी। अगर मान लो मेरा एनपीओ है, मेरा एनजीओ चल रहा है, तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे डोनेशन दिया कि सर ये लो 50,000 रुपए, इस 50,000 रुपए से आप इन सब स्कूल बच्चों के लिए स्कूल बैग ले आना, इन 50,000 रुपए से क्या लेके आना, स्कूल बैग लेके आना। तो तुमने मुझे जब डोनेशन दिया तो उसके साथ एक पर्पस स्पेसिफाई कर दिया कि आप इन 50,000 रुपयों का क्या करोगे, आप इन 50,000 रुपए का क्या करोगे। तो मैंने बोला ठीक है स्कूल बैग लूंगा, तो मेरे सर पे एक लाइबिलिटी है कि जब तक मैं स्कूल बैग नहीं खरीद लेता इसके 50,000 मेरे पास पड़े। बात समझ आ रही है। तो अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दे दिया जाए तो वो आपके सर पे एक लाइबिलिटी का काम करता है, वो आपके सर पे क्या काम करता है, एक लाइबिलिटी का काम। लेकिन अगर ये मेरे पास आया कहता है कि सर ये लो 50,000 रुपए और इसको खर्च कर लेना, इसको यूज कर लेना, तो ये क्या है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। अब मैं उससे चाहे 50,000 से बैग लूं, चाहे उनके लिए बुक्स लेके आऊं, चाहे रजिस्टर लेके आऊं, चाहे पेन लेके आऊं, चाहे मैं उनके लिए छत बनवाऊं, चाहे कोई भी खर्चा, वो मेरे हाथ में, चाहे मैं इस साल करूं, चाहे मैं अगले साल करूं, चाहे मैं 2 साल बाद करूं, कभी भी करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है, क्योंकि कोई सर पे कोई लायबिलिटी नहीं है कि मुझे अभी के अभी खर्च करने का है। बट अगर इसने स्पेसिफिक पर्पस बना के मुझे दे दिया, सर ये पकड़ो 5 लाख रुपए, इससे बिल्डिंग बनवा देना है बच्चों के लिए, वो बाहर रोड ऐसे रोड पे नीचे जमीन पे सोते हैं, इनके लिए एक अच्छी सी बिल्डिंग बना के बेड लगा देना, ऐसे 5 लाख रुपए दे दिए। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पस है। जब तक मेरी बिल्डिंग बन नहीं जाती मेरे सर पे ना एक लायबिलिटी है कि यार मुझे बिल्डिंग बनवानी है, पैसे रखे हैं, बनवानी है, मैं उस पैसे को कहीं और यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसने ऐसे ही 5 लाख रुपए दे दिए तो मैं उसको कहीं भी यूज करूं, मेरी मर्जी है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाती है, इनकम। बात समझ आ रही है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो, जैसे यहां लिखा होता डोनेशन रिसीव्ड फॉर समथिंग, कोई रीजन लिखा होता तो मैं इसको लायबिलिटी में दिखाता, इनकम में नहीं दिखाता। बट सिर्फ डोनेशन रिसीव लिखा है, मतलब ये जनरल पर्पस के लिए है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, इनकम। तो मैं इसको अपनी इनकम साइड दिखा दूंगा। बाय डोनेशन रिसीव्ड 20,000। अब निकाल लो इसका, वो आ रहा है कैलकुलेटर लाया,
कितनी, कितना आ रहा है? आई थिंक गलत आ रहा है, ये लो। फोन में कर लो जिसके पास नहीं है कैलकुलेटर। तुम्हारे पास कल तो था। हाँ, आउटस्टैंडिंग वाला कौन सा वाला? दोनों का ही, ठीक है। क्या होता है देखो, फीस कलेक्ट हुई, मान लो तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारी फाउंडेशन की फीस 20,000 रुपए है, मान लो कितनी है, 20,000, ठीक। तुमने मुझे क्या, और लेट से तुम मुझसे ना 12th में भी पढ़ते थे, 12th के 5,000 पेंडिंग है, 12th के क्या पेंडिंग है, 5,000 पेंडिंग है। तुमने क्या किया, तुमने मुझे 23,000 रुपए दे दिए, तुमने मुझे कितने रुपए दिए, 23,000। 23,000 में से 5,000 तो क्या थे, 12th के थे, तो कितने हुए, 18,000। 18,000 किसके हुए, फाउंडेशन के। तो मैंने 18,000 तो डाल दिए कलेक्टेड में, मतलब 23 में से 5 माइनस कर दिए। 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना, बट वो है तो मेरी इनकम ना, मेरी है तो इसी साल की इनकम, तो मैं उसको दिखाऊंगा ना अपनी इनकम में, तो भले ही पैसा रिसीव नहीं हुआ बट इनकम तो है। 2,000 रुपए तुम कब दे दोगे, बाद में, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसीलिए इसमें आ रहा है क्योंकि वो है तो करंट ईयर की इनकम ही ना, भले ही तुमने मुझे दी नहीं बट है तो वो इसी साल की इनकम, तो वो हमारी इसी साल की इनकम में दिखे। मिले या ना मिले, रिसीव्ड और नॉट, हमने लिखा था ना, मिली या नहीं मिली कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो आएगी, अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो नहीं आएगी। जैसे वो 80,000 पिछले साल से रिलेटेड तो हमने हटा दिए, बट ये 10,000 इस साल से रिलेटेड है तो ऐड कर। बात समझ आ रही है? ऐसे ही खर्चे में मैंने 28,000 सैलरी पे की, जिसमें से 3,000 तो पिछले साल के पेंडिंग थे, तो मैंने इस साल की सैलरी कितनी दे दी, 25,000। अभी भी 1,000 बची है इस साल की, तो है तो वो खर्चा ही ना इस साल का, भले ही मैंने पे नहीं किया, तो है तो इसी साल का खर्चा, तो मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। जब पे करूंगा तो देख लूंगा, बट अभी है तो इसी साल का खर्चा, तो इस साल के खर्चे में दिखा दिया जाए। कितना आया, 2,26,000। तो सरप्लस हमारा कितना आ रहा है, 2,26,000। 2,26,000 का हमारा क्या आ गया, सरप्लस आ गया, ठीक है ना। क्रेडिट साइड को प्लस करके डेबिट साइड माइनस करी तो हमारा 2,26,000 सरप्लस आ गया। ये हमारी हो गई बैलेंसिंग फिगर, ये हमारी क्या रह गई। नहीं, ये तो बहुत बेसिक था, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं थी, अभी एडजस्टमेंट वगैरह भी आएंगे। हाँ हाँ, क्या कार्तिक, तुम हो? नहीं, हर्ष। एम, तुमने 2-3 बार दबा दिया ना तो वो गलत हो जाता है, अगर तुम 2 बार एम प्लस दबाओगे ना तो वो 2 बार प्लस कर देगा उसे। तो हमें ध्यान रखना है कि एक ही बार एम प्लस दबाना है। देखो जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था, हम उस साइड को प्लस करेंगे, 3,10,000 प्लस 20,000 एम प्लस, एक ही बार एम प्लस दबाना, क्योंकि अगर मैंने 2 बार एम प्लस दबा दिया ना तो वो 6,60,000 कर देगा, मतलब डबल प्लस कर देगा। मतलब अभी कुछ नहीं दबाना, वैसे मैं तुम्हें बता रहा था, 3,10,000 प्लस 20,000 एम प्लस, ठीक। इस कैलकुलेटर में चाहे तुम ये बटन दबा दो चाहे मत दबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको ये बटन दबाने से भी तुम्हारी मेमोरी खत्म नहीं होती, मेमोरी में अभी भी पड़ा है, देखो मेमोरी में पड़ा है ना अभी भी, तो तुम ये दबा दो चाहे, बट जो दूसरे वाले कैलकुलेटर है वैसे वाले, उसमें से मेमोरी हट जाती है, तो उसमें ये बटन मत दबाना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 3,10,000 प्लस 20,000 एम प्लस, 3,30,000 हो गया। अब बिना कुछ दबाए यहीं से कैलकुलेशन शुरू कर दो डेबिट साइड की, 26,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 4 एम माइनस, क्योंकि इधर की साइड हमें माइनस करनी है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, एम आर सी। बात समझ आ रही है? तो पहले उस साइड को प्लस करके एम प्लस दबा दिया, फिर इस साइड सारी प्लस करके लास्ट में एमआरसी माइनस दबा दिया, और एमआरसी से हमारा रिजल्ट, ठीक है ना। एमआरसी से हमारा क्या आ गया, रिजल्ट। बात समझ आ रही है? तो इस टाइप एम प्लस मेमोरी प्लस एम माइनस मेमोरी माइनस, एमआरसी मतलब मेमोरी रिजल्ट और मेमोरी क्लियर। जब भी तुम कैलकुलेशन शुरू करो बस उसमें देख लेना ऊपर एम ना बना हुआ हो रहा हो, अगर एम नहीं है तो फिर आप कैलकुलेशन शुरू कर सकते हो। शायद मेरे पास एक आधा और रखा है कैलकुलेटर।
कर लो चलो करना हो गया। एक बार इसे भी दे दो, तुम भी कर लो। कर लिया था, चलो। हाँ, बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए होता है। और बैलेंस शीट में हाँ सरप्लस जाएगा, अपनी कैपिटल कैपिटल में प्लस हो जाता है। कैपिटल में, कैपिटल में प्लस होता है लायबिलिटी साइड। अभी इसके फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें बैलेंस शीट भी बनानी होगी, यहाँ पर आएगी बैलेंस शीट बनानी, ठीक है, तो वो सब देखेंगे। दस नंबर से कम मिनिमम है, 15 नंबर तक भी चला जाता है। हाँ ऑलमोस्ट आता ही आता है, 99% श्योर हूँ कि ये चैप्टर आएगा ही आएगा एग्जाम, क्योंकि ये चैप्टर तो बिल्कुल बच्चे 11 12 में नहीं पढ़ के आते, तो ऐसे ही पूछता है इस चैप्टर से, ठीक है ना, तो ये तो आता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता इसमें ना, ये तो अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किया है मैंने, जस्ट एक फॉर्मेट समझाने के लिए कि फॉर्मेट होता क्या है। आएंगे ना, या फिर क्वेश्चन ने रिसीट एंड पेमेंट बना के दे दिया, कुछ दे दी और तुम्हें बोला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक। या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन बना के दे देगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन ने बना के दे दिया, काफी सारी एडजस्टमेंट दे दी, तुम्हें बोलेगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें काफी सारी एडजस्टमेंट रहती है, ठीक। तो एडजस्टमेंट तो रहेगी, अच्छी खासी एडजस्टमेंट रहेगी, थोड़ा सा दिमाग तो खोलना पड़ेगा उसके लिए। वैसे तो अकाउंट बनाना होता है, बस इन द बुक्स ऑफ दिस में इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लो यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया हुआ तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर सकते हो, किसी का नाम दिया हुआ है तो लिख देना इन द बुक्स ऑफ दिस। जैसे ये दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब है, तो इन द बुक्स दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब बैलेंस शीट एज ऑन देयर डेट, बैलेंस शीट एज। आराम से हो जाएंगे, सब एडजस्टमेंट भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ठीक। मॉड्यूल के इवन इसके अलावा भी ये वाली बुक और मॉड्यूल के अलावा और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो भी तुम आराम से। ये हो गया। तो ये मैंने तुम्हें बताया कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक किया। इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स भी आती हैं, इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट भी होती है, तो एक एक करके ना मेन एडजस्टमेंट मैं सिखाऊंगा अभी, बाकी फिर क्वेश्चन के साथ साथ कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसी मेन एडजस्टमेंट्स है जिसके लिए हम अलग से बात करेंगे, बाकी क्वेश्चन में आती जाएगी, मैं करवाता जाऊंगा, ठीक। चलो स्पेशल हेडिंग डालना, स्पेशल ट्रीटमेंट्स। कुछ ऐसे आइटम्स है जिनका स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है इसके अंदर, जिसमें सबसे पहली और सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन होता है सब्सक्रिप्शन, जैसे तुम नेटफ्लिक्स हॉटस्टार इन सबका सब्सक्रिप्शन लेते हो, ऐसे ही एनपीओ के अंदर भी सब्सक्रिप्शन होता है। एनपीओ की सबसे मेन इनकम ही क्या होती है, सब्सक्रिप्शन। या तो एनपीओ को पैसा मिलता है डोनेशन से, या फिर मिलता है सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक तुमने देखा होगा सेक्टर 9 में स्पोर्ट्स क्लब है, जो डीसी ये रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे, अगर किसी को पता है वहां पर, या बहुत जगहों पे होते हैं स्पोर्ट्स क्लब, तुमने देखा होगा आसपास डीडीए के स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वहां पे सेक्टर 9 वाला डीडीए का ही है, ठीक। उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा वो स्पोर्ट्स क्लब बना हुआ है, उसमें क्रिकेट का भी जगह, क्रिकेट खेलने की जगह है, बैडमिंटन की जगह है, स्केटिंग करने की जगह है, टेनिस खेलने की जगह है, सारे स्पोर्ट्स की जगह बनी होती है। बट आप उसमें ऐसे नहीं है कि ऐसे जैसे पार्क में घुस जाते हैं और खेलने लग जाते हैं जगह ढूंढ के, वैसे यहाँ नहीं खेल सकते। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अंदर जाने के लिए एंट्री फीस पे करनी होगी, आपको उस एनपीओ का मेंबर, उस स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा, मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपको अंदर घुसने देंगे, ठीक। तो वही एक टाइप से क्या होता है सब्सक्रिप्शन, कि आप उनकी प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हो, तो उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन पे करना।
तो अगर आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो तो एनजीओ के लिए वो क्या है, इनकम है, उनके लिए क्या हो गई, इनकम। तो सबसे ज्यादा इनकम जो रिसीव होती है, जो मेजर सोर्स है इनकम का एनजीओ के लिए, वो क्या है, ये सब्सक्रिप्शन। ठीक, वो क्या है, ये सब्सक्रिप्शन ही है। ठीक, तो ये रहता है। तो मैं पता है एनजीओ के बारे में अगर मैं बताऊं, रियल लाइफ में तुम देखोगे जैसे जितने भी सेलिब्रिटीज है, चाहे मैं वो अक्षय कुमार को ले लूं, चाहे मैं सलमान खान को ले लूं, चाहे मैं किसी को भी ले लूं, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज सब ना एक एक एनजीओ चलाते हैं। सबके पास क्या होता है, एक एनजीओ होता है। जैसे सलमान खान के पास वो बीइंग ह्यूमन है, युवराज सिंह का मुझे पता है यूवी कैन है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम देखोगे ना हर एक बड़े क्रिकेटर का ना एक एनजीओ होता है। क्यों ऐसा करते हैं बोलो, एनजीओ पे ना टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। एनजीओ पे क्या नहीं होता, टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो वो जो स्टार सेलिब्रिटीज होते हैं ना, ये अपनी ब्लैक मनी को एनजीओ के थ्रू व्हाइट मनी कर देते हैं। ठीक, वो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी दिखा देते हैं। अगर आप एनजीओ को कोई डोनेशन वोनेशन दे रहे हो ना, तो आपका टैक्स बच जाता है उससे। ठीक, तो वो यही टैक्स बचाने के लिए वो क्या जरूर खोल के रखते हैं, अपना एक जरूर ओपन करके रखते हैं ताकि उनका टैक्स बच सके। ठीक, तो इसलिए तो वो क्या करते हैं, वो एनजीओ चलाएंगे। जैसे यूवी कैन की बात करूं, सलमान खान के बीइंग ह्यूमन की बात करूं, तो वो सब क्या करते हैं, तुमने देखा होगा बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट बिकती है। बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट बिकती है, तो वो उसका क्या है, एक एक्टिविटी है कि भाई वो अपनी टी शर्ट बेच के वहां पर इनकम कमा रहा है। उस एनजीओ की इनकम कहां से हो रही है, टी शर्ट बेच के। ठीक, यूवी कैन टी शर्ट बेचता है। यूवी कैन का एक और चीज आती है, वो एक दो चीजें और है यूवी कैन के नाम से। एक तो वो आती है एनर्जी एनर्जी टैबलेट्स टाइप कुछ देता है वो। तो वो सब जैसे रिवाइटल आती है ना, रिवाइटल एनर्जी टैबलेट्स होती है स्टेमिना की, ऐसे ही एक यूवी कैन की आती है। तो वो सब क्या करता है, वो एनजीओ की इनकम करने के लिए कि भाई वो लोग खरीदेंगे और एनजीओ की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे ही एनजीओ जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मैंने बात की, वो मेंबरशिप फीस लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। ठीक, तो सब्सक्रिप्शन एनजीओ के लिए क्या बन जाती है, इनकम। बात समझ आ रही है, तो लिखना इट इज द it is the major source of income for any NGO, for any NPO. It is the for any NPO. कहता है किसी भी एनपीओ के लिए, किसी भी लिए मेजर इनकम क्या है, वो एनपीओ मतलब वो सब्सक्रिप्शन रहेगी। ठीक है ना, तो अंडरलाइन कर दो मेजर सोर्स ऑफ इनकम को, मेजर सोर्स ऑफ इनकम, फुल स्टॉप। This subscription is paid by members to NPOs. This subscription is paid by members to NPOs against the services provided by them. Paid by the members to the NPOs to the NPOs against the services provided by them. Services provided by सब्सक्रिप्शन की ना एक एडजस्टमेंट की। जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था ये क्वेश्चन जो थे, जैसे ये देख लो यहाँ पर क्या होगा, एक तो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट डाल दिया, ठीक हो गई सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा कहते हैं 450 मेंबर है जो सब्सक्रिप्शन इतना पे करते हैं, 900 रुपए की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी, इतने ऐसे करके कुछ एडजस्टमेंट डाल दी। तो हमें ना इसमें से ये देखना होगा कि कौन सा सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, इनकम में दिखेगा, कौन सा सब्सक्रिप्शन हमारे कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट में दिखेगा, कौन सा सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में जाएगा। और हमें यहाँ पर दो बैलेंस शीट बनानी होती है, एक पिछले साल की, एक बैलेंस शीट इस साल, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक, क्यों, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन क्या करता है, हमें कैपिटल नहीं बताता कि कैपिटल कितनी है। ठीक, तो वो कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट बनाएंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट से बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकल के आएगी, उस कैपिटल को हम इस साल में लेके आएंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को ये देखना पड़ेगा कि कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है जो हमारी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगी, कितनी सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम बनती है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, कितनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है जो हमारी किस में जाएगी, बैलेंस शीट। बात समझ आ रही है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी होंगी। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे, वर्किंग नोट में एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, और वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या कहेगा, कैसे बनेगा, ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ये एक टाइप से इनकम या फिर डेटर्स अकाउंट बोलते हैं, एक टाइप से इनकम हो गया, ठीक है ना, इनकम अकाउंट या फिर डेटर्स अकाउंट। इनकम अकाउंट या फिर डेटर्स अकाउंट, यहां भी आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर
तो ये हमारी क्या हो गई, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले अब समझना, ये एक टाइप से ना डेटर्स अकाउंट है, ये एक टाइप से क्या है, डेटर्स अकाउंट है। अब एक बात सोचना, तुम चारों स्पोर्ट्स क्लब में जा रहे हो, तुम चारों किस में गए, स्पोर्ट्स क्लब में। मान लो किसी की इनकम क्या हो सकती है, आउटस्टैंडिंग हो सकती है। तुम चारों अगर स्पोर्ट्स क्लब में जा रहे हो तो हो सकता है किसी की सब्सक्रिप्शन क्या हो, आउटस्टैंडिंग। तुम रेगुलर कस्टमर हो स्पोर्ट्स क्लब के, तो वो तुम्हें जानने लग गए। मान लो तुम गए, तुमने बोला यार इस महीने ना थोड़े से पैसे कम चल रहे हैं, मैं आपको अगले महीने दे दूंगा। ठीक है, मान जाएंगे वो, क्योंकि तुम रेगुलर कस्टमर हो। तो क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो एनपीओ के हिसाब से सोचना, उनको वो पैसे तुमसे लेना है, तो तुम उसके लिए क्या बन गए, डेटर बन गए। तुम उसके लिए क्या, डेटर। और डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो यानी कि हम यहां लिखेंगे टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो भी पैसा आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो पैसा लेना है, वो हमारे लिए क्या बन गया, असेट बन गया, डेबिट की तरह होगा। और वो हम किधर दिखाएंगे, असेट साइड पे दिखा देंगे, वो हम असेट साइड पे दिखा देंगे। बात समझ आ रही है। एनपीओ के, हाँ, सारा चैप्टर पूरा का पूरा एनपीओ के पॉइंट से सोचना है, तुम्हारे पॉइंट से नहीं सोचना, ठीक है ना। एनपीओ के पॉइंट से ही चलेगा कि एनपीओ के पास से पैसा गया तो थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, एनपीओ होना चाहिए। डेबिट समझ आ रहा है। अब कुछ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, मान लो तुम लोगों ने ऐसे सोचा कि यार पैसे बहुत है, क्या काम करते हैं पूरे साल की या 2 साल की फीस एक साथ दे देते हैं, आना तो है ही रोज। तो वो क्या करते हैं, तुम मान लो क्या किया, एक साथ पूरे 2 साल की फीस पे कर दी या 3 साल की फीस पे कर दी। तो अब सोच के देखो, अगर तुमने 3 साल की फीस पे की, जिसमें से 1 साल की तो करंट ईयर की इनकम बन गई, बाकी 2 साल की एनपीओ के लिए क्या हो गया, एडवांस इनकम हो गई, कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो वो उनके लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड में यहां पर दिखाएगा बाय ओपनिंग प्री रिसीव्ड, यहां लिखेगा ओपनिंग प्री रिसीव्ड, यानी में रिसीव हो गया, जो पैसा किस में रिसीव हो गया, एडवांस में, वो हमारा क्या कहलाएगा, ओपनिंग प्री रिसीव्ड। ओपनिंग प्री रिसीव्ड यानी कि, और ये क्या है, ओपनिंग है, मतलब पिछले साल अगर कोई कुछ पैसा एडवांस मिला था तो वो ये वाला है। पिछले साल कुछ पैसा एडवांस मिला था तो ये वाला है, कि वो हमारा इस साल क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। वो हमारा इस साल क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद तुमने देखा होगा डेटर्स अकाउंट की बात करें तो डेटर्स में सेल किधर आती है, डेटर्स अकाउंट में सेल्स किधर आती है, डेबिट साइड। जब हम सेल करते हैं उधार पे तो क्या एंट्री पास करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर्स अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, तो डेटर्स अकाउंट में किधर आएगी, अकाउंट में कहां दिखेगी, डेबिट। ऐसे ही अगर हमने यहां पर क्या किया, और कोई नई सब्सक्रिप्शन दी, जैसे जो करंट ईयर की तुम्हारी सब्सक्रिप्शन होगी, करंट ईयर की जो भी तुम्हारी सब्सक्रिप्शन होगी वो किधर आएगी, डेबिट साइड में आएगी, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से इतना पैसा हमने करंट ईयर में कमाया, इतना पैसा हमने करंट ईयर में कमाया, मतलब हमारी करंट ईयर की इनकम बनती है इतनी, उसमें से रिसीव कितनी हुई वो अलग बात है, बट बनती तो इतनी है। ठीक, अब इसमें से रिसीव कितनी हो गई, तो बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट या कैश अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो, ये लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो सब्सक्रिप्शन आपको एक्चुअल में रिसीव हुई ड्यूरिंग द, सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमारे करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, वो हम क्या करेंगे, वो हम क्रेडिट कर देंगे, वो हमारी क्या हो गई, क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो यहां क्या आएगा हमारा, टू क्लोजिंग प्री रिसीव्ड, यानी कि अगर करंट में भी प्री रिसीव्ड हो गया तो वो हमने किधर लिख दिया, इधर आ गया। और जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग बच गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, वो हमारा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, वो हमारा किधर आ जाएगा, इधर। तो ये हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज।
क्वेश्चन में कोई 5 चीजें दी होंगी, एक चीज मिसिंग कर देगा, वही एक चीज हमें क्या निकालनी होगी, वही एक चीज क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मिस कर देगा तो ये बैलेंसिंग फिगर, जो भी मिसिंग होगा वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये एक फॉर्मेट बनेगा, इसमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब कोई दूसरे कलर का पेन पेंसिल है तो वो निकाल लो, क्योंकि हम ये मार्क करेंगे कि कौन सी आइटम कहां पर जाएगी। जैसे ये वाला तो हमने लिख ही दिया कि ये जो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और किधर जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, किधर जाएगा, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम किधर जाती है, क्रेडिट साइड में जाती है। बात समझ आ रही है? रिसीट, क्यों, क्योंकि पैसा रिसीव हुआ है, और अगर पैसा रिसीव होता है तो किधर लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ, ये क्योंकि हमारी करंट ईयर की इनकम है, तो इनकम कहां जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और किस साइड, इनकम साइड, और इनकम किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि पैसा मिला, पैसा मिला तो रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा, और पैसा मिल रहा है तो डेबिट साइड आती है, तो इसलिए हमने डेबिट लिख दिया उसको। अब मैंने तुम्हें बताया दो बैलेंस शीट, ओपनिंग और एक इस साल, पिछले साल के एंड की, हम यहाँ क्लोजिंग, पिछले साल वाली को बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, इस साल की बोलते हैं क्लोजिंग। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो ये किस में जाना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में। ये तुम्हारा असेट है या लायबिलिटी, एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में किस साइड चला जाएगा, असेट। और ये जो ओपनिंग प्री रिसीव्ड है ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बट ये किस साइड जाएगा, लायबिलिटी। ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, असेट साइड, और ये जो हमारा है ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी। ये भी किस में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक, ये भी हमारा किस में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड। क्लियर यहां तक? ठीक, तो ये हमारी सारे इफेक्ट चले जाएंगे। ऑब्वियसली अभी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है ना इसमें तो टेंशन मत लेना, अभी ये अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे अकाउंट बनेगा एग्जांपल्स के थ्रू। फिर जब हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे ना तो कैसे कि कौन सी जगह कहां जाएगी कौन सी चीज, तो वो वहां पर भी क्लियर होगा। ठीक है ना? चलो अकाउंट बनेगा कैसे पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, पहले समझने पे ध्यान दो फिर उतार। कहते हैं हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग केस while preparing the final account 2012। कहते हैं कि अगर हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं 2012 के तो कैसे इसको डील करोगे। पहले एक तो क्या दे दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे दी, यानी कि वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया हमें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 दिसंबर 2011, हम कब का बना रहे हैं, 2012 का, तो मतलब ये पिछले साल का है, तो मतलब ये ओपनिंग हो गया। ये क्या हो गया, ओपनिंग। समझ आया हर्ष? नहीं, हमें करंट ईयर हमारा कौन सा है, 2012, और ये कब का है, 2011 का, तो ये क्या हो गया, पिछले साल का हो गया। 31 दिसंबर 2011 में ये एडवांस था, तो ये मतलब क्या हो गया, पिछले साल का, तो ये क्या हो गया, पिछले साल का, यानी कि ओपनिंग। सब्सक्रिप्शन कब का है, 2011, भी क्या हो गया, ओपनिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2012, ये क्या है हमारा, इस साल। समझ आ रही है? ठीक, तो हम क्या करेंगे, लो फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबर 2 किसका, पीडीएफ का, और यहां पर ये हमारा क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। इधर क्या आता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, अमाउंट अभी मत लिखना, बाय ओपनिंग प्री रिसीव्ड। ठीक, फिर इधर क्या आएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इधर क्या आएगा, बाय रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे थोड़ी सी
अभी उसको लिखवा दूंगा। इधर आएगा क्लोजिंग प्री रिसीव्ड और इधर आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इधर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बना रहे हैं 2012 का। सब्सक्रिप्शन अकाउंट किसका बना रहे हैं? 2012 का। फॉर्मूला क्वेश्चन में देखो, जैसे क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 दिसंबर 2011, यानी कि 31 दिसंबर 2011 को हमें 6,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली थी। 6,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली थी कब? पिछले साल। तो वो पिछले साल एडवांस थी ना, तो यानी कि वो हमारी क्या हो गई? ओपनिंग प्री रिसीव्ड हो गई, ओपनिंग की, क्योंकि वो पिछले साल की थी। ठीक, तो वो हमारी किस में आ गई? ओपनिंग प्री रिसीव्ड में। हाँ पूछो। वो एक ही बात है। प्री रिसीव्ड का मतलब यही हो गया कि पहले रिसीव हो गई, एडवांस में रिसीव हो गई। प्री रिसीव्ड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक ही बात। तो बस ओपनिंग जरूर लिख देना, ओपनिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझ आ रही है? तो वो टर्म सेम, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, दूसरा कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 दिसंबर 2011, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गई। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी कितना आ गया? 6,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी इतना आ गया? 6,000। अब कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2012। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां फिर ध्यान इधर रखना पूरा। कहता है हमें 2012 में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, लेकिन 2011 से रिलेटेड कितनी थी? 5,000। मतलब हमें रिसीव तो 2012 में हुई, बट वो किससे रिलेटेड थी? 2011 से। कितनी? 5,000। तो यहां पर तो रिसीट एंड पेमेंट लिखा ना, इधर हम लिख देंगे 2011 से रिलेटेड कितनी है? 5,000। इनर कॉलम में 2012 यानी कि करंट ईयर की कितनी रिसीव हो रही है? करंट ईयर की रिसीव हो रही है 31,000। और 2013 की भी रिसीव हो गई, मतलब अगले साल की भी रिसीव हो गई, कितनी? 6,000। तो टोटल हमें सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई? 42। टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितनी रिसीव हुई? 42,000। नहीं नहीं, गलत करो, गलत करो हर्ष। नहीं, क्यों? क्योंकि 31 तो रिसीव हुए हैं, हो सकता है इस साल के कुछ रिसीव ना हुए हो। बात समझ आ रही है? तो अब क्या हुआ, यहां तक का समझना। सबसे पहले पिछले साल 2011 में आउटस्टैंडिंग कितने थे? 6,000। वो 6,000 हमारे पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से इस साल कितने रिसीव हो गए? 5,000। तो इसका मतलब 2011 के 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। बात समझ आ रही है? 2011 के अभी भी कितने आउटस्टैंडिंग है? 1,000। क्योंकि 2011 के 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, जिसमें से 5,000 रिसीव हो गए, तो 1,000 अभी भी हमारे क्या है? आउटस्टैंडिंग। बात समझ आ रही है? सर सीधा सीधा डाल देते हैं 5,000, यही था ना क्लोजिंग आउट। समझ आ रही है? ये हमारा क्या है? 5,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बट ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है बट पूरा पूरा नहीं। उस यहां पर ना एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना। क्या लिख रहा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2012, मतलब 2012 के 5,000 आउटस्टैंडिंग है। 2012 के कितने आउटस्टैंडिंग है? 5,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 6,000। क्या ये बात समझ आई मेरी? हाँ, पिछले साल को तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन ने करंट ईयर का दे दिया। अगर क्वेश्चन ने ऐसे लिखा होता कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 दिसंबर 2012 5,000, अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता कि सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है 31 दिसंबर को 5,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब क्या? इसमें पिछले साल के 1,000 है और करंट ईयर के 4,000। बट क्वेश्चन ने ऐसे लिखा कि करंट ईयर के 5,000 आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल के 1,000 है, वो अलग। तो इसीलिए एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना, एक एक वर्ड से मतलब बदल जाए। पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? ठीक, अब बात सोचो, अगले 6,000 तो क्या मैं बोल दूं वो सीधी सीधी मेरी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? तो वो 6,000 किधर आ गया? इधर आ गया। करंट ईयर की ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। निकाल लो ये बैलेंसिंग। कौन से वाला? ये वाला, ये
ये तो बस बैलेंसिंग फिगर है, उधर के प्लस करके दोनों माइनस किए। अभी मैच करा दूंगा, मतलब मैच कराने की बात मैं करा दूंगा अभी, बट आई कैसे बैलेंसिंग किया मैच कर लें फटाफट से। देखो करंट ईयर की बात करना सिर्फ 2012 की, मैं कह रहा हूं मेरी 2012 की इनकम कितनी है 42,000, मेरी 2012 की इनकम कितनी है 42,000, मतलब मेरी 2012 में कमाई कितनी की मैंने 42,000, इसमें से 6,000 तो मुझे पहले ही मिल चुके थे, 6,000 तो मुझे एडवांस में मिल चुके थे, यानी कि मुझे 2012 के कितने रुपए लेने हैं 36,000 रुपए। बात समझ आ रही है, मुझे 2012 के कितने लेने हैं 36,000 रुपए, उस 2012 के 36,000 में से कितने रिसीव हो गए 31,000, तो बचे कितने 5। बात समझ आ रही है, सिर्फ 2012 को देखोगे 2012 के टोटल लेने थे 42,000, जिसमें से 6,000 तो तुम पहले ही दे चुके, तो 6,000 छोड़ दो, बचे कितने 36,000, 36,000 में से 31,000 अभी आ गए, तो कितने बचे 5,000, वो 5,000 हमारा क्या हो गया क्लोजिंग में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब हमें 2011 के लेने थे किसी से, पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, मतलब मान लो तुम 2011 में मेरे पास आए स्पोर्ट्स क्लब में, तुमने बोला कि मैं स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर बनना है, मैंने कहा बन जाओ, तुमने 6,000 रुपए कम दिए थे उसके, तो वो क्या थे 6,000 मुझे लेने थे ना तुमसे, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया, उसमें से तुमने अभी मुझे 5,000 दे दिए, तो अभी भी 1,000 और लेना है। 2012 से उसका कोई रिलेशन नहीं, वो 2011 की है, लेकिन जो 2011 में हमें प्री रिसीव था ना, एडवांस में रिसीव हुई होगी, सोच के देखो, तुमने 2011 में मुझे 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, वो किस चीज के दिए कि भाई 2012 में एडजस्ट कर लेना। अब 2012 की फीस कितनी है 42,000, उसमें से 6,000 वो एडजस्ट कर लूंगा मैं, कितने बचे 36,000, 36 में से 31 तुमने इस बार दे दिए, अब कितने बचे 5,000, 5,000 बचे। पॉइंट समझ आ रहा है, क्लियर है पूरा, एक बार देख लो अच्छे से इसको, मुझे मतलब देख लो कुछ डाउट है, क्लियर है पूरा अच्छे से। ठीक है, मुझे काम को एक बारी ना, मैं ये नंबर लिख रहा हूँ, मुझे एक बार उस पर हाई लिख दो ताकि मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूँ, फिर नेक्स्ट क्लास तक तुम्हें प्रिंट भी दे दूंगा इस नंबर पे, इस पे व्हाट्सएप पे एक बार हाई लिख दो, मैं तुम्हें ये इस जो भी पीडीएफ मैंने शो की थी ना वही पीडीएफ। हाँ ये ले लो, ये बोतल रखिए इधर। क्लियर है क्या, फिर डाउट भेज दिया मुझे। एक आया है 82875, 931858 तुम्हारा है।